एंजाइम्स पढ़ रहे थे। और मैंने एंजाइम्स का आपको वो सारे कैरेक्टर्स वगैरह बता दिए थे ना, रिलेशन क्या होता है एंजाइम का सबके साथ, ये मैंने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, वो भी बता दिया था मैंने आपको ना, एंजाइम प्रोडक्ट रिलेशन क्या होता है। यस, ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे पढ़ना है हमें एंजाइम। ओके, चलिए देखिए, इसमें फर्स्ट लिखते हैं, देखो एक टर्म यूज करते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं इसको। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं इसको। और इसी को रिवर्सिबल इनहिबिशन भी कहा जाता है। ये देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये एक एंजाइम मॉलिक्यूल है इस तरह का, ये एंजाइम है और ये वाला पार्ट इसका एंजाइम का एक्टिव साइट है, ये मान लो। और यहां पर मान लिया जाए, देखो आपके पास इस तरह का एक मॉलिक्यूल है, ये सपोज करो हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है ये, और इसी तरह का एक स्ट्रक्चर है, देखिए इस तरह का है, ये सपोज करो हमारे पास एक ये इनहिबिटर मॉलिक्यूल है, इसको इनहिबिटर कहते हैं, और ये आपस में एक जैसे हैं, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल एनालॉग कहा जाता है इसको। सिमिलैरिटी है, देखो ये दोनों एक ही जैसे हैं, सिमिलैरिटी है, सिमिलर स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, ये सिमिलर शेप एंड साइज के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, एक ही तरह का स्ट्रक्चर है। अब आप जानते हो क्या होगा, ये एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट मान लो, ये मान लो सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटर मॉलिक्यूल, ये सबस्ट्रेट यहां पर आ जाता है, देखो तो एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आएगा एक साथ, तो देखो यहां पर क्या लिखेंगे आप, ये पहले बनेगा ES कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और फिर ये देखो क्या बन जाएगा, ऐसे इसे कह देते हैं E+E, प्रोडक्ट फॉर्म कर जाएगा, देखो ये सबस्ट्रेट यहां आएगा तो, ठीक है। बट अगर मान लो बाय चांस सबस्ट्रेट के बदले इनहिबिटर यहां पहुंच जाएगा, ये तो आ सकता है इसका, क्योंकि स्ट्रक्चर तो इसका मिलता जुलता है, तो इनहिबिटर भी वहां पर आ सकता है ना। तो अगर मान लो अब E+I हो गया, तो बताओ क्या होगा, ये EI कॉम्प्लेक्स तो बन जाएगा, देखिए ऐसे, पर इसके आगे का कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है बताओ, कि एक तरह के स्ट्रक्चर होने की वजह से यहाँ पे सबस्ट्रेट और इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एक कंपटीशन हो रहा है कि पहले कौन जाएगा वहां। और याद रखिएगा, जब भी यहाँ कोई इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स आता है, इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स कभी भी टाइटली अटैच नहीं होता, याद रखिएगा। ये सपोज करो एक इनहिबिटर मॉलिक्यूल है,
और ये जो अटैचमेंट होता है देखो इसका, ये अटैचमेंट हमेशा नॉन कोवलेंट होता है, इसको नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं बिटवीन enzymes and inhibitor molecule. कभी भी इनहिबिटर का अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, वो नॉन कोवलेंटली अटैच होता है। अगर नॉन कोवलेंटली अटैच होगा तो वो हट भी सकता है। जैसे अगर मैं बताऊं कि अगर सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को आपके सेल्स में बढ़ा दिया जाए, देखो ये बिल्कुल सिंपल सा एक फैक्ट होता है, जो चीज कंसंट्रेशन में ज्यादा होगा उसके बाइंड करने की चांसेस क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर आपको इस कॉम्प्लेक्स को यहां से हटाना है, आई को यहां से, तो क्या करेंगे बताओ, आप सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दीजिए तो इनहिबिटर वहां से हट जाएगा, और इसीलिए क्या होता है उसको रिवर्सिबल भी कहा जाता है। बॉन्डिंग जो होता है वो नॉन कोवलेंट होता है। कंपटीशन समझ में आ गया क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि क्या लिखते हैं देखो, सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर molecules compete for same active site कहते हैं। इसलिए इसको कहते हैं क्या बताओ, इसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहा जाता है। और रिवर्सिबल क्यों कहते होता है उसको, इनहिबिशन can be removed by increasing substrate concentration। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि ऐसे इनहिबिशन को हटाया जा सकता है, कैसे बताओ, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दीजिए आप। समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे इनहिबिशन को हटाया जा सकता है, कैसे बताओ, जब आप सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को सेल्स के अंदर बढ़ा देंगे। जैसे देखो एग्जांपल देखो इसका, देखो जैसे आप जानते हैं क्रेब्स साइकिल में आपने पढ़ा होगा कि सक्सेनिक एसिड जो होता है ये ये कन्वर्ट होता है फिनाइलिक एसिड में, ये पढ़ा है ना? क्रेब्स साइकिल में पढ़ा होगा आपने, सक्सेनिक एसिड फिनाइलिक एसिड बनता है और इसमें एक एंजाइम काम करता है, सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। एग्जांपल देखो बता रहा हूं मैं आपको कि क्रेब्स साइकिल में एक रिएक्शन होता है जिसमें सक्सेनिक एसिड फिनाइलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और एंजाइम का नाम क्या होता है बताओ, इसे सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। ये पढ़ा है आप लोगों ने, सबने पढ़ा है ना? अब देखो, अब अगर मान लो इस सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज में, देखो ये एंजाइम है सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, इसके अंदर बाय चांस क्या हुआ देखो, इसका बहुरूपिया हो गया, इसमें आ गया मेलोनेट कहा जाता है, ये इसका इनहिबिटर होता है, मेलोनेट कहते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो ये सैड है और इसमें मां आ गया तो सदमा हो गया ना, सैड में मां आ गया तो सदमा हो गया, सदमा हो गया, सदमा। और सदमा में जानते कोई काम तो होता नहीं है, मतलब आगे का कुछ भी नहीं बनेगा, नो रिएक्शन। तो कहते हैं सक्सेनिक एसिड जो होता है इसका इनहिबिटर कौन है बताओ, या सक्सेनिक एसिड का स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी किसके साथ है, मेलोनेट के साथ, और सैड का
एंजाइम अब वर्क नहीं करेगा अगर सैक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज में मेलानेट ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर किससे मिलता है? मेलानिक एसिड से, मेलोनेट से। और मेलोनेट इनहिबिटर किसका है बताओ? सैक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज का। यहां पर क्या लिखा आपने? मेलोनेट इज द इनहिबिटर ऑफ सैक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। और अगर आप ये अपने आप होता है, देखो ये आपके क्रेब्स साइकिल का अपने सेल्फ रिएक्शन है। देखिए इसमें क्या होगा कि जब कभी आपके क्रेब्स साइकिल के रेट को स्लो करना होता है तो मेलानेट बढ़ जाता है, और जैसे ही क्रेब्स साइकिल को फिर से ऑन करना है तो मेलानेट का अमाउंट क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा और फिर से वहां पे सैक्सिनिक एसिड चला जाएगा। तो ये आपके सेल्स का एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म होता है। ये कोई मतलब बाहर से नहीं कर रहे हैं आप, ये सेल्स का अपना एक प्रोसेस है। क्रेब्स साइकिल को, हाँ जी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सैड एंजाइम है और मेलोनेट उसका इनहिबिटर है। इनहिबिटर है, सबस्ट्रेट ये होता है इसका सैक्सिनिक एसिड। सैक्सिनिक एसिड सबस्ट्रेट है और मेलोनेट उसका इनहिबिटर होता है। किसका इनहिबिटर है बताओ? एंजाइम का। मेलोनेट का स्ट्रक्चर किससे मिलता है? सैक्सिनिक एसिड से। समझ में आ गया सबको? ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसके बारे में। एक और मैं बताता हूं आपको, देखिए ये लिख लिया सबने, इसको मिटाऊं इसको। अब देखो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, क्रेब साइकिल को अगर आपको स्लो करना है तो आपके सेल्स में मेलानिक एसिड का, मेलोनेट का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको क्रेब साइकिल को वापस ऑन करना है तो सैक्सिनिक एसिड का अमाउंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। सैक्सिनिक एसिड जैसे ही बढ़ेगा मेलोनेट वहां से हट जाएगा और फिर से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा उसका। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब यहां देखो एक दूसरा एग्जांपल देखिए। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है टू कंट्रोल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ। जैसे देखो बैक्टीरिया वगैरह में आप जानते हैं एक सबस्ट्रेट है। देखो देखो एक तो पहले कहते हैं एक एंजाइम का नाम होता है, देखो इसे कहते हैं, इस एंजाइम का नाम है फॉलिक एसिड सिंथेटेज कहते हैं इसको। ये एक्चुअली एक एंजाइम है और इसमें देखो जो सबस्ट्रेट आता है ये एंजाइम है, देखो इसे कहते हैं पापा, पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड। और इसकी वजह से बनता है देखिए फॉलिक एसिड, ये प्रोडक्ट है। और फॉलिक एसिड रिक्वायर्ड होता है बैक्टीरियल ग्रोथ। ये आपको मैं बता देता हूं, आपके एनसीईआरटी में इतना ही लिखा हुआ है कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन टेक्निक को यूज करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करने के लिए। उसका पूरा मैकेनिज्म क्या है देखिए, ये एंजाइम है और एक सबस्ट्रेट का नाम देखो लिखा हुआ है पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड। देखो ये है पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये एंजाइम का नाम देखो क्या है? फॉलिक एसिड सिंथेटेज। ये सबस्ट्रेट है पापा, बनता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को
जो इसकी जरूरत है बैक्टीरिया को है मल्टीप्लाई करने के लिए, ग्रो करने के लिए, बट हम चाहते हैं कि हमारे बॉडी में बैक्टीरिया ग्रो ना करे। देखो ये एक ड्रग, देखो ये जो होता है, देखो इसमें सल्फा एंटीबायोटिक ड्रग कहते हैं, ये सल्फा एंटीबायोटिक होता है, ये सल्फा एंटीबायोटिक होता है। और ये क्या है, देखो इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल एनालॉग, स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ पावा कहा जाता है, पावा। ये इससे मिलता है, देखो तो क्या होगा, देखो अगर आपके अब इस एंजाइम में, अगर आपके इस फॉलिक एसिड सिंथेसेस में पास में इस एंजाइम में अगर यहां पर क्या आ गया, देखो ये सल्फा ड्रग आ गया, देखो एंटीबायोटिक आ गया, तो जैसे एंटीबायोटिक आएगा क्या होगा, रिएक्शन रुक जाएगा, नो फॉलिक एसिड फॉर्मेशन, नो फॉलिक एसिड फॉर्मेशन। और ये फॉर्मेशन अगर नहीं होगा इसका लिखेंगे नो बैक्टीरियल ग्रोथ। तो एंटीबायोटिक खाने का फायदा ये है, देखो अच्छा छोड़ो, पावा में क्या होता है, क्या मतलब है तुम्हें, मैं क्या बता रहा हूं, तुम क्या पूछ रहे हो, पावा में क्या होता है, क्या मतलब है तुम्हें, आयरन होता है या सब उसमें कॉपर होता है, पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड, कहां इसमें तुम्हें आयरन नजर आ रहा है, एमाइनो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड जानते हो ना क्या होता है, और अमीनो भी जानते हो आप, तो इसमें कहां से आयरन आ गया, या थोड़ा सा अपना किडनी यूज कर लिया करो। ये एंजाइम हमारे बॉडी में होता है, एक्चुअली इस एंजाइम का यूज बैक्टीरिया भी करता है, बैक्टीरिया अपने आप को आपकी बॉडी में ग्रो करने के लिए, एक बैक्टीरिया अपने आप को आपकी बॉडी में ग्रो करने के लिए इस तरह के रिएक्शन को पूरा करता है। हमारे बॉडी में भी फॉलिक एसिड बनता है, लेकिन हम अपने फॉलिक एसिड को बनाने के लिए पावा को यूज नहीं करते हैं सब्सट्रेट, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती इससे। एक एंजाइम है, देखो इसका नाम है फॉलिक एसिड सिंथेटेज, जो हमारे बॉडी में फॉलिक एसिड बनाता है, बट हम पावा को यूज नहीं करते एज सब्सट्रेट, तो हमें कोई दिक्कत इससे नहीं होती, बैक्टीरिया को चाहिए होता है। अगर बैक्टीरिया में फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो उसका डीएनए मल्टीप्लाई नहीं करता है, डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा, और डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा। तो एंटीबायोटिक्स जो खाते हो आप, वो एंटीबायोटिक खाने का फायदा यही होता है कि वो इस एंजाइम के एक्शन को रोक देता है, और एंजाइम अगर एक्ट नहीं करेगा तो फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, और फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया भी ग्रो नहीं कर सकता। हमें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि हमारा सबस्ट्रेट पावा नहीं है, हम किसी और चीज से फॉलिक एसिड बनाते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में इतना ही लिखा गया है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन टेक्निक को एंटीबायोटिक हम गुड बैक्टीरिया के लिए खाते हैं क्या, या जितना बता दिए उतना थोड़ा सा क्यों फालतू में चीजों को एक्सटेंड कर रहे हैं। सभी के लिए एक ही तरह का एंटीबायोटिक होता है क्या, ये जो एंटीबायोटिक बनाया गया है वो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए बनाया गया है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसी पर रिसर्च कर लो ये बैठे तुम लोग। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपके लिए इतना ही जानना काफी है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन टेक्निक जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है, और उसको चेक करने के लिए होता है। और ये देखो ये आपके लिए सामने पूरा प्रोसेस बना हुआ है, बस ठीक है ना। और एक चीज याद रखिएगा, देखो जैसे मान लो अगर आप ग्राफ ऐसे प्लॉट करते हो ना इसका, देखिए जैसे मैं कह रहा हूं कि आपने ग्राफ बनाया, इधर लिया हमने देखो 1/s का ग्राफ बनाया है और ये 1/d का ग्राफ बनाया है। तो देखिए मैंने कहा था सबस्ट्रेट के साथ ग्राफ जो बनाएंगे आप, तो देखो ये ग्राफ इस तरह का होता है, लेकिन अगर आप ग्राफ इंडिविजुअल के साथ बनाएंगे तो ये देखिए
ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ये जो 1/Km का वैल्यू होता है ये इधर आ जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ये इनहिबिटर के साथ ग्राफ बना हुआ है और ये सबस्ट्रेट का ग्राफ है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की जब बात करेंगे आप याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km का वैल्यू ये 0 की तरफ आ रहा है, नेगेटिव कोऑर्डिनेट से ये 0 की तरफ आ रहा है। तो कहते हैं देखो Vmax का पार्ट, देखो ये Vmax है, इसको कहते हैं 1/Vmax, ये वाला पॉइंट। तो Vmax पे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, याद रखना जो Vmax होता है वो अनचेंज रहता है, वो अनचेंज रहता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। जो Km का वैल्यू होता है वो इंक्रीज कर जाता है। और मैंने कहा था कि Km का मतलब होता है एफिनिटी, मतलब इस इनहिबिशन में जो इनहिबिटर के बढ़ते ही जो सबस्ट्रेट की एफिनिटी है वो एंजाइम से क्या होगा, कम हो जाता है। ये ग्राफ समझ में आ गया सबको? ये ग्राफ मैं क्या बोल रहा हूं, ये ग्राफ क्वेश्चन वैसे देखो ये आपके गाइड वगैरह में मिल जाएगा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है। ये 1/S लिखा हुआ है, 1 सबस्ट्रेट 1/S और ये 1/V का ग्राफ होता है, रेसिप्रोकल ग्राफ है ये। वन बाय एस और 1/V का ग्राफ है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, Vmax पे कोई फर्क नहीं पड़ता, Vmax अनचेंज रहता है, बट Km का वैल्यू क्या बताओ, वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये कहानी था ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब मैं बता रहा हूं आपको एक दूसरा पार्ट है इसका, उसे कहते हैं, अब ये लो भाई, ये लो, अब ये एक और आया शिवम। अरे यार माइकलिस कांस्टेंट लास्ट क्लास में कहां थे तुम? ऐसे यार इतना इतना ज्यादा तुम लोग बेवकूफों जैसा क्वेश्चन मत पूछा करो यार कि Km का वैल्यू क्या मतलब क्या होता है। लास्ट क्लास में कहां थे आप शिवम जी? यार एकदम तुम लोग अपना किडनी बेच बेच चुके हो क्या पहले से? माइकलिस कांस्टेंट कहते हैं Km को। कमाल है यार। अब अगली क्लास में ना जब लिखेंगे ना फिजिक्स वाले सर की वी लिख देंगे तो सर ये वी क्या होता है? इतने ज्यादा तो बेवकूफ तुम लोग नहीं, वो नहीं यार जितना तुम लोग शो करते हो। ये लो लिख देता हूं, Km को माइकलिस कांस्टेंट कहते हैं। अब फिजिक्स चल रहा होगा वहां पे डब्ल्यू लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे, बस ये ओमेगा डब्ल्यू का इसका मतलब क्या होता है? कमाल है यार। चलो ठीक है, लिख लिया इसको सबने? इसलिए ना अब देखो एक्चुअली क्या है कि एनसीईआरटी भी इसीलिए अपने स्टैंडर्ड को कम करता जा रहा है। उसको पता है कि आज के बच्चे बहुत ज्यादा अब चीजों को लाइट लेते हैं, उनको उतना ज्यादा डीप में या उनको बहुत ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो एनसीईआरटी ने भी उसी हिसाब से आपके नॉलेज को कम कर दिया है ताकि सभी स्टूडेंट्स खुश रहे कम से कम। ज्यादा पढ़ाना ही नहीं है इनको, ज्यादा पढ़ाएंगे ज्यादा कंफ्यूजन होगा। चलिए अब देखो, अब मैं बता रहा हूं देखो, इस टर्म को लिखते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं, इनहिबिशन कहते हैं।
इसको इरिवर्सिबल भी कहते हैं, इनहिबिशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है देखो, जैसे मान लो ये एक एंजाइम मॉलिक्यूल है और आपके पास देखो दो तरह के स्ट्रक्चर है, एक सबस्ट्रेट है मान लो इस तरह से, और एक इस तरह का स्ट्रक्चर है देखो जिसका नाम हमने इनहिबिटर रखा होगा। तो देखो ये आपस में इनके बीच में किसी तरह का सिमिलैरिटी नहीं है, दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। तो इनमें कोई कंपटीशन तो होना नहीं है। सबस्ट्रेट यहां आ गया देखो मान लो, तो क्या होगा बताओ, E+S अगर आएगा तो ES बनेगा, और उसके बाद आप देखिए वो E+B भी बन जाएगा। लेकिन मान लो अगर ये इनहिबिटर कहीं और चला गया, गलती से ये इनहिबिटर मान लो कहीं और पहुंच गया, ऐसे देखिए ये इनहिबिटर कहीं और जाकर इस एंजाइम से कोवलेंटली जुड़ गया है, और उसने यहां से क्या किया, इसके कॉन्फॉर्मेशन को ही चेंज कर दिया। क्योंकि यहां क्या हो रहा है, इनहिबिटर बाइंड्स कोवलेंटली other than active site, other than active site, and changes the conformation of enzyme, conformation of enzyme, hence enzyme will not bind any substrate। देखिए मतलब ये वही वाला सिद्धांत है देखो कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, ना मैं आऊंगा ना तुम्हें आने दूंगा। इनहिबिटर तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि वो पूरी तरह से अलग है सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर से। तो इनहिबिटर का अटैचमेंट जो होता है वो कहीं और होता है, वो एक्टिव साइट पे नहीं होता, और जैसे वो कहीं और अटैच होगा वो उसके एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देता है। हाँ जी बच्चों देखो यहाँ पर, नहीं अभी एलोस्टेरिक साइट नहीं कहते, वो अलग होता है, वो एक फिक्स साइट होता है एलोस्टेरिक, वो ये नहीं है, वो अलग चीज होता है। ये एलोस्टेरिक एंजाइम नहीं है, ये नॉर्मल एंजाइम है जिसपे कहीं भी जाकर इनहिबिटर बाइंड कर सकता है और वो कोवलेंटली जुड़ता है, ठीक है ना। और उसके बाद वो एक्टिव साइट को चेंज करेगा, और क्योंकि ये कोवलेंटली जुड़ता है तो इनहिबिटर हटते भी नहीं है, तो इरिवर्सिबल कहते हैं इसको। बॉन्डिंग जो होता है वो कोवलेंट होता है, काफी मजबूती से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है बच्चों। अभी रुक जाओ यार, अभी रुक जाओ, मुझे कंप्लीट करने दो, लेट मी कंप्लीट। इसके बाद देखिए यहां पर, अब देखो तो याद रखना, जैसे इसके एग्जांपल में बताऊं मैं आपको, साइनाइड पॉइजनिंग होता है, साइनाइड पॉइजनिंग कहते हैं। साइनाइड क्या करता है देखो, बाइंड्स विद कॉपर आयन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ब्लॉक कर देगा और इसकी वजह से डेथ होता है। नॉर्मल साइट कहते हैं, इट इज नॉट एलोस्टेरिक साइट। किसी भी इंजाइम के किसी भी साइट पर जाकर ये जुड़ सकता है। एलोस्टेरिक साइट अलग होता है, वो अलग तरह का इनहिबिशन होता है। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा कि साइनाइड जो लोग कंज्यूम करते हैं या जिन्हें साइनाइड दे दिया जाता है, साइनाइड देते ही आप देखा होगा कि लोगों का डेथ होता है। इसमें बहुत खतरनाक पॉइजन है ये साइनाइड। साइनाइड करता क्या, देखो आपकी बॉडी का एक एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होता है। साइटोक्रोम में कॉपर होता है, कॉपर आयन होता है। साइनाइड कॉपर आयन के साथ कोवलेंटली जुड़ जाता है। कॉपर आयन भाई, अरे कॉपर प्लस प्लस आयन लिखते हैं, पहली बार सुना है कॉपर का नाम? सीए नहीं है, कॉपर बोल रहा हूं। तो साइनाइड जो होता है वो कॉपर के साथ कोवलेंटली जुड़ जाएगा। इसकी वजह से साइटोक्रोम ऑक्सीडेज काम करना बंद कर देता है। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है। और अगर ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो एटीपी का बनना बंद हो जाएगा, और एटीपी का बनना बंद होगा तो हैप्पी बर्थडे भी हो जाएगा। जानते हो ना कि आज तक साइनाइड खाने वाला ये नहीं बता पाया कि साइनाइड का टेस्ट कैसा होता है। साइनाइड टेस्ट मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, क्योंकि आज तक किसी ने इसको खाने के बाद खाकर कोई बच ही नहीं सकता, तो बताएगा क्या वो? ठीक है बच्चों। या फिर देखो, नर्व गैस पॉइजन कहते हैं, हिटलर वगैरह ने यूज किया था नर्व गैस पॉइजनिंग। ये भी इसी तरीके से एक्ट करता है। पेस्टिसाइड जो होता है, देखो जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट वगैरह होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट वगैरह जो होते हैं, ये सब इसी टेक्निक पे वर्क करता है। हिटलर ने नर्व गैस यूज किया था, और ये जो नर्व गैस होता है ये ब्लॉक करता है, ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ, ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। ये नर्व इंपल्स में जो केमिकल जो है, जो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है, उसको ये बंद कर देता है नर्व गैस। बेटा थोड़ी थोड़ी बहुत एटीपी से काम चल जाएगा क्या? कुछ वाइटल एक्टिविटी होता है बॉडी में, वो बंद नहीं होना चाहिए। कोई नाक बंद कर देगा और मुंह बंद कर देगा, बोले सर हमारे बॉडी में तो ऑक्सीजन पहले से है ना ब्लड में, तो एक आधे घंटा तो जिंदा रह ही सकते हैं। अरे कुछ चीजें कॉन्टिन्यूअस होती हैं बॉडी में। और ज्यादा अगर इच्छा है तो साइनाइड अगर कहीं मार्केट में मिले तो खा के देखना कितनी देर टिकते हो, और इसके बाद लिखना, रिपोर्ट लिखना कि आफ्टर टेकिंग साइनाइड आई वाज एबल टू सर्वाइव फॉर 1.5 आवर्स, और मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए इसके लिए। मैंने मेरे बॉडी में साइनाइड को भी मैंने मार दे दिया और 1.5 घंटे तक मैं जिंदा रहा। देखो कहते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ। ये देखो, ये जो एक इनहिबिशन है, इसमें रिवर्स नहीं होता, इरिवर्सिबल है ये। बाइंडिंग कोवलेंट होता है देखो, और इसके बीच में कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है। सबस्ट्रेट हमेशा यहाँ पे आएगा, इनहिबिटर एक्टिव साइट पे नहीं आ रहा, इनहिबिटर कहीं और चला जाता है, नो कॉम्पिटिशन। और बॉन्डिंग जो होता है देखो इनहिबिटर का, देखो ये कोवलेंटली होता है, और कोवलेंट अगर हो गया तो क्या होगा बताओ? वो चिपक गया तो चिपक गया, छोड़ना नहीं है जब तक आप न छूट जाए।
और ये बॉडी में खुद नहीं होता है, इसको इम्पोज किया जाता है। ये हम बाहर से इनहिबिटर को डालते हैं, हमारे बॉडी में सेल्फ ऐसा कोई इनहिबिशन नहीं होता। जैसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन तो अपने आप हो रहा था हमारे बॉडी में, ये इनहिबिशन आपने इम्पोज किया है, ये खुद नहीं हो रहा है, बाहर से डालकर हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया मिस्टर पराग जी? यस, वेरी गुड। देखो, बट डोंट नीड साइनाइड, वैसे मिलेगा भी नहीं तुम लोगों को, और साइनाइड खाने की जरूरत भी नहीं है, खाकर कोई जिंदा नहीं बचा सकता, और मिलेगा भी नहीं कि बाहर जाओगे करनाल सेक्टर 6 के मार्केट में, बोला कि 5 रुपए का साइनाइड दीजिएगा जरा सा, कैंडी, साइनाइड कैंडी चाहिए मुझे, मजा आता है खाने में। तो ऐसे ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये बहुत कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में यूज किए जाते हैं, और आपके लेवल से ये बहुत अलग है। इट कांट बी, आपको कोकीन हेरोइन मिल जाएगा, कोकीन हेरोइन मिल सकता है, लेकिन साइनाइड नहीं मिलेगा बेटा। एप्पल के सीड में वो इतना ज्यादा, मतलब ये आई एम हियरिंग फर्स्ट टाइम कि साइनाइड, एप्पल के सीड में साइनाइड भी होता है। चलिए, मुझे नहीं आइडिया है। तो एक बार कोशिश करना कि एप्पल ले आओ और एप्पल के आधा किलो सीड निकालो, 10 किलो एप्पल लेके आओ और 10 किलो एप्पल के जितने भी सीड्स हैं उसको निकाल लो, और देखो खाकर उसमें कुछ होता है कि नहीं होता। साइनाइड में नशा होता है, ओ माय गॉड। अरे नशा करने के लिए बहुत कुछ होता है, साइनाइड यूज करोगे बेटा। अब ये एप्पल का सीड पॉइजनस है या नहीं है, एक चीज बता दूं मैं आपको, नेचर का बनाया हुआ जो भी एक प्लांट प्रोडक्ट की बात करें आप, वो इसका फ्रूट है। और क्या गलती से लोगों ने कभी सीड नहीं खाया क्या एप्पल का? कई बार एप्पल खाते खाते क्या हम सीड नहीं खा जाते हैं? बताइए, यस और नो? कई बार एप्पल खाते खाते हम सीड नहीं खा जाते हैं क्या? तो क्या सीड खाने के साथ, बेटा वही तो मैं कह रहा हूं, बहुत ज्यादा सीड में होता है। देखो, कहते हैं जो छिपकली होता है, जो आपके पास हाउस लिजार्ड है, वो दूध में गिर जाए तो दूध जहर हो जाता है, ऐसा सुना है आपने ना? कि छिपकली अगर दूध में गिर जाए और दूध अगर पियोगे तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। अरे कभी गिरा के देख लेना, कभी जानबूझ के गिरा देना उसको। अरे छिपकली नॉन पॉइजनस होता है भाई, सुनने सुनाने वाली बात नहीं है, छिपकली नॉन पॉइजनस होता है, तो कोई पॉइजन नहीं होता। अरे रेप्टाइल्स में जो ये लेजर्ड होता है, लेजर्ड में तो इक्का दुक्का ही पॉइजनस है, बाकी सब नॉन पॉइजनस होते हैं। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि छिपकली के डालने से, अरे दूध में उसके साथ जो बैक्टीरिया वगैरह आएगा उससे आपका पेट खराब हो जाएगा, बट किसी का डेथ थोड़ी हो जाता है उससे। चाइना में और कोरिया में लोग छिपकली खाते हैं, उसका मीट खाते हैं, छिपकली का रोस्ट करके, तंदूरी छिपकली। चलो ठीक है, बाकी कहानी है, ज्यादा कहानी में जाने की जरूरत नहीं है, वापस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए, अब बेटा यहां देखो एक चीज, ये देखो, अब मैं बताता हूं ग्राफ। देखो, पहले ग्राफ ऐसा था, 1/s और 1/b का सबस्ट्रेट के साथ। अब देखो इनहिबिटर का ग्राफ यूं चला जाता है, ये पार्ट यहां से यहां मूव कर गया, ये पॉइंट यहां से यहां मूव कर गया। कहने का मतलब देखो यहां पर Km कांस्टेंट है। देखो अब ये मत पूछना Km क्या होता है, Km कांस्टेंट होता है यहां पर। देखिए Km का वैल्यू वही है, ये चेंज नहीं हुआ ना। Km का वैल्यू वही होता है, यहां पर Vmax का वैल्यू क्या हुआ, 1/b में बढ़ता है, मतलब डिक्रीज करता है। याद रखिएगा कि Vmax यहां पर क्या होता है बताओ, वो डिक्रीज कर जाता है। ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Vmax का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है, Km का वैल्यू अनचेंज्ड रहता है।
समझ में आ गया सबको? लिख लिया आपने कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Vmax का वैल्यू डिक्रीज करता है और Km का वैल्यू अनचेंज्ड रह जाता है, उसमें चेंज नहीं आता। चलिए गुड। अरे तुम लोग पढ़े लिखे अच्छे और इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो यार, एक झटका लगाना है और 2021 को क्रैक कर देना है। बहुत आसान हो गया है बच्चों आपके लिए, मैं बड़ा दावे के साथ कह रहा हूं कि नीट क्रैक करना बहुत आसान हो गया है आपके लिए, बट थोड़ा सा आप अपनी गलतियों पे थोड़ा काम करें। सिली मिस्टेक से बच रहा है आप लोगों को, मैं बार बार कह रहा हूं ये चीज कि बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस आसान क्वेश्चन को गलत करने का कोई स्कोप नहीं है आपके पास। राम आम खाता है तो आम ही खाता है, अब उसमें दिमाग भी लगाना है कि राम कटहल क्यों नहीं खाता है, राम बैगन क्यों नहीं खाता है। अरे लोग लिखते हैं कि राम आम खाता है, बस आम खाता है, क्यों उसमें हम अब कटहल और बैगन लगाएं उसके अंदर? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटे, ज्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, सिली मिस्टेक्स मत कीजिए। तो देखो सबके 650 नंबर आएंगे, सबके 650 नंबर आएंगे और सबके सब अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे आप, बस गलती नहीं करना है, आसान क्वेश्चन गलत नहीं करना है। बायो में 360 नंबर लाना है, 360। इस बार भी आप देखो अर्चित ने 2 क्वेश्चन जो गलत किए हैं, 3 क्वेश्चन गलत किए हैं उसने, वो भी बायो में गलत किया उसने, वो भी आसान आसान क्वेश्चन थे जो गलत नहीं होना चाहिए था। उसके फिजिक्स केमिस्ट्री में पूरे नंबर हैं 180 180। तो बायो में जो होता है ना, थोड़ा सा कहते हैं कई बार हम सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं, तो उस मिस्टेक से बचना है आपको, दैट्स ऑल। समझ में आ गया सबको? चलिए बिठाएं इसको। अरे यार विच इनहिबिटर इज बेटर, तुमको मैंने क्या बोला था कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हमारे बॉडी में नहीं होता खुद से, इसको बाहर से डालते हैं। अगर टैग बोलना है ना, अगर हैप्पी बर्थडे कराना है तो साइनाइड खा लो, वो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये कोई बॉडी का सेल पार्ट नहीं है ना, ये तो बॉडी में बाहर में से करवाया जा रहा है इसके अंदर, ये कोई कंपटीशन थोड़ी है कि कौन सा बेटर होगा कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। अरे ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? रिलेशन इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ सेल्फ होता तो कब के मर जाते, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, एप्पल खाते ही हैप्पी बर्थडे हो जाता। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ देखिए थर्ड टाइप क्या करें, एलोस्टेरिक इनहिबिशन, इसको फीडबैक इनहिबिशन भी कहते हैं। इसी को नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल कहते हैं, दोनों पाया जाएगा इसमें। इसी को प्रोडक्ट इनहिबिशन कहते हैं। देखिए सब एक ही नाम है, एलोस्टेरिक इनहिबिशन को ही फीडबैक इनहिबिशन कहा जाता है, इसी को नॉन कॉम्पिटिटिव बट रिवर्सिबल कहते हैं, और इसी को प्रोडक्ट इनहिबिशन भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों? और क्या है देखो यहाँ पर, जैसे एक इंजाइम देखो बता रहा ना, ये इंजाइम मॉलिक्यूल है और इसके पास देखिए एक फिक्स साइट है, देखो देखो यहाँ पर एक्टिव साइट भी है, और इसके अलावा देखो ये एक दूसरा साइट है, इसको एलोस्टेरिक साइट है। ये किसी किसी एंजाइम में होता है और ऐसे एंजाइम को एलोस्टेरिक एंजाइम कहा जाता है। इस तरह के प्रोसेस को बेसिकली हम एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन कहते हैं, मॉड्यूलेशन।
मॉड्यूलेट कहने का मतलब ये हमेशा इनहिबिट नहीं करता, ये रिएक्शन को फास्ट भी कर सकता है। मॉड्यूलेट करना कहते हैं देखो इसको। और ये भी आपके सेल का अपना एक सेल्फ रिएक्शन है। सेलुलर सिस्टम में ये भी होता है, एलोस्टेरिक सिस्टम कहते हैं इसको। किसी भी बायोकेमिकल पाथवे में एक आध एंजाइम ऐसा जरूर होता है जो पूरे पाथवे को कंट्रोल करता है। जैसे देखो मैं बता रहा हूं, आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और यहां पे जो एंजाइम काम करता है उसको हेक्सोकाइनेज कहते हैं, हेक्सोकाइनेज। और ये इसमें एक एटीपी में कन्वर्ट होता है, पढ़ा है ना? ये ग्लाइकोलाइसिस का पहला रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, और इसमें एक एटीपी का एक फॉस्फेट निकल जाता है और वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ये पहला रिएक्शन है। और भी कई सारे रिएक्शन होते हैं और फाइनली वो कन्वर्ट होता है, जैसे बताओ पायरुविक एसिड में 2 मॉलिक्यूल बन जाता है इससे। समझ में आ गया बच्चों? हाँ, वो तो अलग, मतलब मैं सीधा अब लास्ट पे आ रहा हूँ कि पायरुविक एसिड बनता है ना? और ये भी जानते हैं आप, देखिए जैसे मान लो एक रिएक्शन है ए बी, बी से सी बना, सी से डी बना, तो ए यहाँ सबस्ट्रेट है, बी यहाँ प्रोडक्ट है, और यहाँ पे मान लो E1 है, यहाँ पे E2 है, यहाँ पे E3 है। तो जिस प्रोसेस के या जिसके प्रोडक्ट के बनने में देखो, और डी मैं क्या कह रहा हूँ, डी यहाँ पे मान लो अब फाइनल प्रोडक्ट है। ऐसे पाथवे को बायोकेमिकल पाथवे कहते हैं। बायोकेमिकल पाथवे कहते हैं जो एक से ज्यादा एंजाइम को इन्वॉल्व करता है रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, प्रोडक्ट को बनने के लिए। तो देखो यहाँ पर बी और सी क्या है बताओ, वो इंटरमीडिएट है। बी और सी यहाँ क्या है बताओ, उसे इंटरमीडिएट कहते हैं। सी के लिए बी क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, और सी बी का प्रोडक्ट है। देखो तो एक प्रोडक्ट है, अब वो दूसरे के लिए सबस्ट्रेट बन चुका है। तो ऐसे पाथवे को क्या बोलते हैं बताओ, ऐसे पाथवे को बायोकेमिकल पाथवे कहा जाता है। और ऐसे पाथवे में एक ऐसा एंजाइम होता है जो एलोस्टेरिक होता है, वो पूरे रिएक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे देखो यहाँ पर हेक्सोकाइनेज के बारे में। अब आप रिएक्शन देखो, जैसे मान लो देखो ये एंजाइम है, इसका नाम है क्या बताओ, हेक्सोकाइनेज। और इसके पास ये देखिए, ये एक एलोस्टेरिक साइट है। यहां मान लो ग्लूकोज आकर जुड़ जाएगा, ग्लूकोज अटैच हो जाएगा यहाँ पर, तो आगे क्या बनेगा बताओ, बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और मैंने कहा इस प्रोसेस में एक एटीपी जो होता है वो एटीपी बन जाता है। ये क्या है बताओ, ये प्रोडक्ट है। अब अगर मान लो ये प्रोडक्ट, मान लीजिए प्रोडक्ट कैसे, ये प्रोडक्ट कैसे, ये प्रोडक्ट यहां पर आकर इससे जुड़ गया नॉन कोवलेंटली कहते हैं। और जैसे ही जुड़ेगा ये फिर इसके स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, और वो एंजाइम अब कुछ समय के लिए काम नहीं करेगा। तो प्रोडक्ट यहां खुद इनहिबिटर बन गया। देखो प्रोडक्ट ने क्या किया, वो एलोस्टेरिक साइट पे जाकर चिपक गया, और वो कैसे चिपका बताओ, नॉन कोवलेंटली, मतलब ये हट सकता है। इस तरह के इनहिबिशन को हटाया जा सकता है। और मान लो आपके सेल्स के अंदर पायरुविक एसिड पहले से काफी ज्यादा अमाउंट में है, अभी आपके सेल्स में पायरुविक एसिड की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो खुद इनहिबिटर बन जाता है। प्रोडक्ट ने क्या किया, वो खुद ही एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पे जाकर चिपक गया, और वो चिपका नॉन कोवलेंटली, ताकि वो हट सकता है वहां से। तो देखो
इसके इसके बीच में कोई कंपटीशन तो है नहीं, ग्लूकोज अलग होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अलग होता है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव है, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा एक्टिव साइट के लिए। और रिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि जो बॉन्डिंग होता है वो नॉन कोवलेंट होता है, उसको हटाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। जैसे मान लो अगर आपके सेल्स में एटीपी का अमाउंट ज्यादा है, एटीपी जो होता है ये हमारे लिए एलोस्टेरिक इनहिबिटर है, क्योंकि एटीपी अगर है ही तो हमें एटीपी की जरूरत नहीं है। और अगर एटीपी की बात करें, इसका मतलब एटीपी को, अगर एटीपी ज्यादा हो गया आपके सेल्स में, मतलब एटीपी की कमी हो गई, एटीपी क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं एलोस्टेरिक एक्टिवेटर कहते हैं। एटीपी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी ज्यादा हो गया, तो ये सब क्या हो गया बताओ? ये सब हो गया इनहिबिटर। और एटीपी अगर ज्यादा हो जाए आपके सेल्स में, मतलब हमें एटीपी की जरूरत है, तो एटीपी क्या करेगा? रिएक्शन को फास्ट कर देगा, इसीलिए इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन कहते हैं, मॉड्यूलेट करता है, ये कम भी करता है ज्यादा भी कर सकता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर भी होता है और इनहिबिटर भी होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और एटीपी ये इनहिबिटर है, और जो एडीपी होता है, एडीपी, वो एक्टिवेटर कहा जाता है। समझ में आ गया सबको? हाँ जी बच्चों, चलिए, तो हमने एक इसका पार्ट खत्म किया। और याद रखना कि ये जो एलोस्टेरिक एंजाइम होता है, इसका ग्राफ देखो, अगर आप एस और बी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये एक तरह का सिग्मोइड सेट, एस सेट ग्राफ बनता है। ये टिपिकल ग्राफ नहीं होता, जैसा आपने पहले देखा था वो पैराबोला बनता है, ये सिग्मोइड सेट होता है, वी और एस का ग्राफ। और जो एंजाइम काइनेटिक्स का पूरा रूल रेगुलेशन है वो इसमें फॉलो भी नहीं होता, इसका अलग रूल रेगुलेशन होता है। वैसे ये सब जानने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, बट मैंने कहीं देखा था किसी गाइड में कि ग्राफ पूछा हुआ था। ठीक है, मैंने देखा था बहुत साल पहले आपके किसी एम्स वाले एग्जाम में पूछा गया था, ये ग्राफ ऐसा बना हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ था, यहाँ एस लिखा हुआ था, और ग्राफ ऐसा दिया गया था। देखो ये ग्राफ, देखो ये बीमैक्स का ग्राफ था, ये ग्राफ ऐसा दिया गया था, और एक ग्राफ देखो ऐसे दिया गया था। और ये पूछा गया था कि ये जो बना हुआ है ये क्या है, ये कॉम्पिटिटिव या नॉन कॉम्पिटिटिव है? तो ग्राफ समझ में आ गया ना, बीमैक्स तो सेम रह गया ना, ये सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर है, मान लो। वीमेक्स अगर सेम रह गया मतलब ये क्या होगा बताओ? अगर वीमेक्स सेम रह गया मतलब ये क्या है? ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये मैंने बता दिया एंजाइम का एक पार्ट, इसे कहते हैं इनहिबिशन टेक्निक, इनहिबिशन प्रोसेस। मिटाओ इसको अब देखो, एंजाइम स्ट्रक्चर। अरे ग्राफ ऐसा था, ऐसा ग्राफ बना हुआ था, यहाँ पे एस लिखा हुआ था, यहाँ बी लिखा हुआ था, पहले ग्राफ न्यू बना हुआ था, ये मान लो सबस्ट्रेट के साथ ग्राफ रखा हुआ था, और एक ग्राफ ऐसे बना था, ये भी सिमिलर था।
तो ये ग्राफ देखो, ये अगर सबस्ट्रेट का ग्राफ है और एक इनहिबिटर का ग्राफ है, तो Vmax तो सेम है ना। तो Vmax अगर सेम होगा तो क्या होगा, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो, किसी भी एंजाइम में तो एक टर्म यूज करते हैं, देखो जैसे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसके साथ एक और स्ट्रक्चर अटैच है, जैसे ये मान लो प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, ये प्रोटीन पार्ट है और ये एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। प्रोटीन पार्ट जो होता है देखो यहां पर, इसे कहते हैं एपो एंजाइम कहते हैं, इसको एपो एंजाइम कहा जाता है। और नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। और दोनों को मिलाकर, दोनों को अगर ऐड कर देंगे आप, तो इसको होलो एंजाइम कहा जाता है, इसे होलो एंजाइम कहते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि एंजाइम के स्ट्रक्चर में दो चीजें हैं, एक प्रोटीन पार्ट है, सभी एंजाइम होलो एंजाइम नहीं होते, कंप्लीट एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं, जिसमें दो चीजें होती हैं, एपो एंजाइम भी होता है और साथ में एक नॉन प्रोटीन पार्ट लगा होता है, इसको कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर और एपो एंजाइम को कंबाइंड फॉर्म में होलो एंजाइम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। और ये जो कोफैक्टर है, ये आपके प्रोटीन पार्ट से कैसे जुड़ा हुआ है उसके बेसिस पे देखो, ये कोफैक्टर तीन तरह का होता है, इसके तीन अलग अलग टाइप है। देखिए, एक लिखते हैं को एंजाइम, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, और एक को कहते हैं इनऑर्गेनिक, या देखो ऐसे सिंपली आप बोलेंगे इसको, इसको मेटेलिक कोफैक्टर कहा जाता है। जैसे देखो इसमें क्या होता है कि मान लो ये एक एपो एंजाइम है और ये एक को एंजाइम है। को एंजाइम ये हमेशा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑलवेज ऑलवेज ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अभी अलग अलग होता है ये, बट रिएक्शन के टाइम पर देखो क्या हुआ, एपो एंजाइम के साथ ये इससे अटैच हो गया को एंजाइम, ये रिवर्सिबल होता है, ये अलग भी हो जाता है बाद में, ट्रांजिएंट भी कहते हैं। एनसीईआरटी वर्ड यूज किया देखो, ट्रांजिएंट बाइंडिंग कहा जाता है, ये हमेशा जुड़ा हुआ नहीं होता है। और ये जो अटैचमेंट है देखो, ये नॉन कोवलेंट होता है। पहले देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि एपो एंजाइम और को एंजाइम अभी अलग अलग है। को एंजाइम हमेशा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑलवेज, याद रखना, ऑलवेज ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और इसका अटैचमेंट एपो एंजाइम से नॉन कोवलेंट होता है, वीक बॉन्डिंग होता है, हमेशा जुड़ा हुआ नहीं होता है, रिएक्शन खत्म फिर से अलग हो जाएगा, तो ट्रांजिएंट कहा जाता है इसको, थोड़े समय के लिए होता है। एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया है ट्रांजिएंट बाइंडिंग। ठीक है बच्चों, और याद रखना, मोस्ट ऑफ द वाइटामिन्स ये कोएंजाइम होता है और पार्ट ऑफ कोएंजाइम कहते हैं, पार्ट ऑफ कोएंजाइम कहा जाता है। जैसे जानते हैं आप, जो नियासिन वगैरह होता है,
ये NAD में होता है, NADP में होता है ना। देखो ये NAD और NADP खुद एक कोएंजाइम है और नियासिन उसका एक पार्ट होता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि NAD और NADP ये एक कोएंजाइम है और नियासिन उसका एक पार्ट है, और नियासिन एक विटामिन होता है, पता। तो जितने भी विटामिन्स आप देखते हैं, विटामिन्स या तो खुद ही एक कोएंजाइम है या वो किसी कोएंजाइम का एक पार्ट होता है, और ये हमेशा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, याद रखिएगा इसको। अब देखो, जैसे मान लो ये एक एपोएंजाइम है और इसके साथ बहुत मजबूती से कोवलेंटली, देखो ये प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है, ये याद रखना, ऑलवेज बाइंड्स कोवलेंटली एंड मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कुछ भी हो सकता है ये, बट जुड़ना चाहिए मजबूती के साथ। याद रखिएगा, कोई भी चीज चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो, देखो नियासिन, मैंने कहा कि नियासिन एक विटामिन होता है और ये नियासिन NAD और NADP का कंपोनेंट होता है। मैंने क्या बताया था कि विटामिन या तो खुद ही एक कोएंजाइम है या पार्ट ऑफ कोएंजाइम कहते हैं। समझ में आ गया सबको? एनसीईआरटी भी खोल के देख लिया करो, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। और देखो, अब मैं बता रहा हूं प्रोस्टेटिक ग्रुप के बारे में। प्रोस्टेटिक ग्रुप हमेशा याद रखना, ऑलवेज ऑलवेज बाइंड्स कोवलेंटली, और ये या तो ऑर्गेनिक भी होगा या इनऑर्गेनिक भी होता है। अटैचमेंट के बेसिस पे बता रहा हूं मैं आपको, ये हमेशा प्रोस्टेटिक ग्रुप वही होता है जिसका अटैचमेंट कोवलेंटली होता है, और इसका केमिकल नेचर ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। बिल्कुल याद रखिएगा इसको। इस पे क्वेश्चन आपके 2 साल पहले आपकी नीट में यहां से क्वेश्चन आ चुका है और कई बच्चों ने गलत किया था इसको, पेज यहीं फंस गया था कि प्रोस्टेटिक ग्रुप, देखो अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है प्रोस्टेटिक ग्रुप इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओनली लिखा हुआ नहीं है। प्रोस्टेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओनली ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, बट बाइंडिंग हमेशा कोवलेंटली होगा, ऑलवेज कोवलेंट कहते हैं। समझ में आ गया सबको? और एग्जांपल दिया है इसका, हीन। हीन एक प्रोस्टेटिक ग्रुप है पेरोक्सीडेज के लिए, कैटेलेज के लिए, ये एंजाइम का नाम है, देखो पेरोक्सीडेज, कैटेलेज। आप जानते हैं कि H2O2 को ये ब्रेक करता है H2O में और ऑक्सीजन में, कौन? ये जो पेरोक्सीडेज होता है। ऐसे ही कुछ बनता है ना कि H2 बनता है। अरे यार, NAD NADP खुद एक कोएंजाइम है, नियासिन उसका एक पार्ट होता है। एनसीईआरटी खोल के पढ़ लो एक बार, क्या बोल रहा हूं कि NAD और NADP खुद ही एक कोएंजाइम है और नियासिन उसका एक पार्ट है। नियासिन एक विटामिन है। यार एक ही चीज कितनी बार बुलवाते हो तुम लोग? मैंने क्या कहा था कि विटामिन या तो खुद ही एक कोएंजाइम होता है या पार्ट ऑफ कोएंजाइम होता है। NAD NADP एक कोएंजाइम है, नियासिन उसका एक पार्ट होता है। प्रोस्टेटिक हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, प्रोस्टेटिक हमेशा जुड़ा हुआ होता है। निकोटीना एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब NADP का फुल फॉर्म क्या बता दूं तुम्हें? एक बार बताओ क्या पूछना है तुम्हें, क्या पूछना है आपको, बताइए।
अरे कुछ पूछना है वानिया, तुम क्या पूछ रहे, पूछो तो सही। ये हमें बता दो एक बार, क्या बता दो एक बार। अरे हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, एंजाइम का नाम पेरोक्सीडेज और कैटलेज होता है। पेरोक्सीडेज के बारे में लिखा हुआ एनसीईआरटी में, ये H2O2 को तोड़ता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ये एक कंप्लीट लाइन है तुम्हारे एनसीईआरटी के, मैंने कुछ भी इसमें अपनी तरफ से नहीं बोला है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, एंजाइम का नाम दिया गया है पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज। पेरोक्सीडेज एक ऐसा एंजाइम है जो H2O2 को तोड़ता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। समझ में आ गया? और देखो मैट्रिक कोफैक्टर्स, देखो उसमें क्या होता है, ये कोई मेटल है, देखो ये जिंक है। जिंक क्या होता है, सल्फेट के साथ और एंजाइम के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। ये लिखा हुआ है चैप्टर में, जो मेटलिक कोफैक्टर्स होते हैं वो क्या बनाता है बताओ, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है दोनों के साथ, एंजाइम के साथ भी और सबस्ट्रेट के साथ भी। ये ध्यान देने की बात है कि जो मेटलिक कोफैक्टर्स होते हैं ये दोनों के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एंजाइम के साथ भी और सबस्ट्रेट के साथ भी। ये भी वीक अटैचमेंट होता है मेटलिक कोफैक्टर्स। एग्जांपल लिखा हुआ है जिंक, इसमें कार्बोक्सी पेप्टिडेज में, कार्बोक्सी पेप्टिडेज एक एंजाइम होता है पैनक्रियाज का, और कार्बोक्सी पेप्टिडेज में ये जो जिंक होता है वो एक कोफैक्टर होता है, मेटलिक कोफैक्टर कहते हैं। और मेटलिक कोफैक्टर्स का जो बाइंडिंग होता है वो ऑलवेज कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ होता है। एग्जांपल लिखा है एनसीईआरटी में कि कार्बोक्सी पेप्टिडेज के अंदर जिंक होता है, जिंक Zn। हाँ जी बहुत जगह होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में भी होता है, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज में भी होता है क्या, नहीं उसमें नहीं होता, उसमें कोई दूसरा मेटल वगैरह होता है। जिंक मिलता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज में। अरे कई जगह होते हैं, मैग्नीशियम भी कई जगह होता है, कैल्शियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, मैग्नीज होता है, निकेल होता है, जैसे यूरिएज वगैरह, यूरिएज में निकेल होता है, निकेल, यूरिएज में निकेल होता है। तो बहुत सारे नाम हैं, सब जानने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, उसी को याद रखिए केवल, ज्यादा नोबेल प्राइज नहीं लेना इसके अंदर हमें। ठीक है बच्चों, और देखो ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि विदाउट कोफैक्टर एंजाइम विल नॉट वर्क, एंजाइम विल नॉट वर्क। जो होलो एंजाइम है अगर उसे कोफैक्टर निकाल देंगे आप तो एंजाइम काम करना तुरंत बंद कर देगा। मेटल आयन का हमेशा जुड़ा रहता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, जो भी एंजाइम होता है। तो बिना कोफैक्टर का एंजाइम काम नहीं करता, जो होलो एंजाइम होते हैं। सभी एंजाइम होलो एंजाइम नहीं होते, बट जो भी होलो एंजाइम होता है वो बिना कोफैक्टर का काम नहीं करेगा, उसका रूप काम बंद हो जाएगा। और ये एनसीईआरटी की लास्ट लाइन है, आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ। ठीक है बच्चों, तो चलो इसमें एक छोटा सा पार्ट रह गया है, वो है उसका क्लासिफिकेशन वाला पार्ट। उसको खत्म करके 5 मिनट में हो जाएगा वो, और फिर कल अगली क्लास में आपको स्टार्ट करेंगे आपका न्यूट्रिशन वाला चैप्टर। आज हो नहीं पाया फिजियोलॉजी वाला पार्ट स्टार्ट, एनी हाउ अगली क्लास में फिजियोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत आप लोगों को अभी तक जो बताया गया है इसमें?
अरे मैंने क्या कहा कि एनएडी, तुम्हारे पास एनसीईआरटी किताब है, एनसीईआरटी खोलिए एक बार, उसमें लिखा हुआ है कि एनएडी एनएडीपी एक कोएंजाइम होता है, नियासिन उस कोएंजाइम का एक पार्ट होता है। एक चीज मैं 10 बार रिपीट कर चुका हूं यार, मेरा भी थोड़ा ख्याल कर लिया करो, गले का बैंड क्यों बजवा रहे हो? हाँ जी, एनसीईआरटी की लाइन है, वही मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है। एनएडी एनएडीपी एक कोएंजाइम है, नियासिन उसका एक पार्ट है। मैंने पहले कहा था कि विटामिन, या तो विटामिन, अरे हीम एक मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है ना, जो इंजाइम होता है, इंजाइम के एक्टिव साइट होता है ना, उसी एक्टिव साइट में हीम लगा होता है, जो उसका एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। चलिए ठीक है।